हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा हिंदी का विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और इसमें आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर चर्चा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन रही है, लेकिन आधुनिक काल में इसका प्रवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्य इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया और प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी से पूर्व भी कुछ कवि और लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें हमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ विवरण प्राप्त हो सकता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को अध्ययन की दृष्टि से हम चार भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है आरंभिक काल, नंबर 2 पे है मध्यकाल, नंबर 3 विकास काल और नंबर 4 आधुनिक काल। तो आज हम आरंभिक काल और मध्यकाल इन दो बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आरंभिक काल। इस काल में हम उन ग्रंथों को समाविष्ट कर सकते हैं जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों तथा उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। किनको? जिसमें कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है, उन कवियों को हम आरंभिक काल में लेंगे। उदाहरण के रूप में ग्रंथों के नाम मैं बता रहा हूं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि कुछ ऐसे ही ग्रंथ हैं जिनमें हमें विभिन्न कवियों के बारे में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, बीच में आवाज मत करो ये। लेकिन इनमें प्राय किसी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष की भावना से प्रेरित होकर ही कवियों का जो है निर्देश मिला है। भले ही इन ग्रंथों में इतिहास संबंधी अधिक सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये हिंदी साहित्य में पर्याप्त सहायक हो सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है? अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास लिखे तो इन ग्रंथों में से कुछ ना कुछ सामग्री हमें प्राप्त हो सकती है। परंतु हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि इन रचनाओं के कालक्रम, सन, संवत, विषय वस्तु आदि का कोई व्यवस्थित विवेचन हमें प्राप्त नहीं होता। यानी कि इनमें कालक्रम नहीं है, सन संवत भी नहीं लिखा और विषय वस्तु भी नहीं लिखी। हिंदी इतिहास लेखन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग अनेक कारणों से नष्ट भी हो गया है। कुछ ऐसी ही रचनाएं जो आज भी राज पुस्तकालयों में और निजी पुस्तकालयों में दबी हुई पड़ी हैं। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री की न केवल खोज की जाए, बल्कि उसका हमें वैज्ञानिक विवेचन भी करना है, खोज करके। ऊपर जिन ग्रंथों का विवरण हमने दिया है, उनमें केवल भक्त कवियों का ही परिचय है। अतः ये ग्रंथ साहित्य इतिहास की परिधि में नहीं आ सकते। भक्त कवियों की प्राय प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निजी जीवन की बहुत कम सूचना दी है, जिसके कारण हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा कवि किस समय में हुआ। जो रचना है वो प्रामाणिक रचना है कि नहीं, उसी कवि की लिखी हुई है कि नहीं। यही कारण है कि इन ग्रंथों को हम केवल बाह्य साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले हमने आरंभिक जो काल पढ़ा है, उसमें हमने जो शुरू में ग्रंथ है जिनके आधार पर साहित्य इतिहास लिखा गया, उनका हमने वर्णन करना है।
उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है नंबर 2 पे मध्यकाल। मैंने शुरू में बताया था कि आज हम आरंभिक काल और मध्यकाल दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल में सबसे पहले है गार्सा द तासी। गार्सा द तासी जो नाम है ये एक इतिहासकार है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी को हम दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का श्री गणेश किया था। गार्सा द तासी फ्रेंच भाषा के विद्वान होते हुए भी एशियाई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने हिंदी तथा उर्दू के 738 कवियों का वर्ण क्रमानुसार परिचय दिया। इनमें हिंदी के केवल 72 कवि ही हैं। देखिए, हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन 738 कवियों में से केवल हिंदी के 72 ही कवि हैं। सन 1871 में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन गार्सा द तासी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां निकली। कमियां कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि लेखक ने उर्दू भाषा को भी हिंदी में मिला लिया, पहली कमी ये है। और इसके बाद जिससे जो है ग्रंथ का कलेवर बढ़ गया, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया। दूसरा है, ग्रंथ के आरंभ में 24 पृष्ठों की भूमिका लिखी गई, केवल उसमें ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया, बाकी कहीं हिंदी नहीं है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं किया। कौन सा कवि किस काल में आया, किसका काल समय काल क्रम पहले था, किसका बाद में था, इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और न ही साहित्यिक विशेषताओं का परिचय दिया गया। इन सब कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गार्सा द तासी का यह ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे इस ग्रंथ की रचना की, दूसरा उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्री गणेश भी किया, क्योंकि इससे पहले किसी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का श्री गणेश नहीं किया था। आज इस ग्रंथ का हमें हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है। तो ये थे गार्सा द तासी। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा और इसमें जो कवि थे हिंदी और उर्दू के 738 कवि थे, लेकिन हिंदी के मात्र 72 कवि थे। कमियां क्या क्या निकली? हिंदी और उर्दू के कवियों को शामिल कर लिया, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया और इसमें काल विभाजन भी नहीं किया गया। ये इसमें कमियां थी। तो पहले नंबर पे हमने पढ़ा है गार्सा द तासी। नंबर 2 पे है शिव सिंह सेंगर। सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम की ग्रंथ की रचना की। ये भी साहित्य इतिहासकार हैं और गार्सा द तासी द्वारा आरंभ की गई साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में 998 कवियों के जीवन चरित्र, उनके रचना काल, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए। जो गार्सा द तासी थे उन्होंने 738 कवियों को लिया था, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने 998 कवियों के जीवन चरित्र के बारे में और उनका रचना काल, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदि इतिहास लेखकों ने शिव सिंह सरोज को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रवर्ती साहित्यकार आज भी अगर साहित्य इतिहास लेखन करें तो इस ग्रंथ की सहायता लेनी पड़ती है। तो नंबर 2 पे हमने जो पढ़ा है शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने सन 1883 में शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य इतिहास लिखा। नंबर 3 पे है जॉर्ज ग्रियर्सन।
शिव सिंह सेंगर के पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था। डॉक्टर गियर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया और पहली बार कवियों लेखकों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया। गार्सा द ताशी, और इसमें क्या अंतर हुआ कि गार्सा द ताशी ने काल कर्मानुसार वर्णन नहीं किया था, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने सभी कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया। यही नहीं, इस ग्रंथ में कवियों द्वारा रचित रचनाओं की प्रवृत्तियों का भी इसमें विवरण दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य आदि की चर्चा की। यही नहीं, उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के हिंदी काव्य को स्वर्ण युग की संज्ञा भी इन्होंने ही दी थी कि हमारे संत कवियों ने 16वीं 17वीं शताब्दी में जो भी साहित्य लिखा उसको स्वर्ण युग की संज्ञा देने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन ही हैं। तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें यह जो ग्रंथ है ये काल कर्मानुसार लिखा गया। अंत में हम कह सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने का प्रयास किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से डॉक्टर किशोरी लाल ने किया। उल्लेखनीय बात यह है कि इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, उर्दू की रचनाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया, बल्कि यह जो ग्रंथ है इसमें केवल हिंदी की रचनाओं को ही स्थान दिया गया। तो नंबर 3 पे हमने पढ़ा है जॉर्ज ग्रियर्सन, और नंबर 4 पे है मिस्र बंधु। इस क्रम में अन्य विद्वान मिस्र बंधु, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नाम की हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मिस्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में विभक्त है। पहले 3 भाग 1913 में ही प्रकाशित हो गए थे, परंतु चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि वे एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ प्रस्तुत करें, क्योंकि इनसे पहले कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। इन्होंने उनका अध्ययन किया और उनको अच्छी तरह से अध्ययन करके इन्होंने एक सुव्यवस्थित ग्रंथ का निर्माण करना चाहा। इसमें कुल 5000 कवियों का विवेचन प्रस्तुत हुआ। देखिए, हमने गार्सा द ताशी को पढ़ा, उसमें 738 कवि थे, और हमने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में 998 कवि थे, लेकिन मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का विवेचन प्रस्तुत किया, और पूरे ग्रंथ को इन्होंने 8 भागों में बांटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समर्थ लेखक ने भी कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए इसी पुस्तक की सहायता ली है। अनेक नवीन कवियों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिस्र बंधुओं को ही जाता है। तो ये हमारा आज का विषय था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर चर्चा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।